नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शिक्षा भर्ती घोटाले में बड़ा खुलासा। ईडी ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को आमने सामने बिठाकर की पूछताछ। अर्पिता ने उगले कई राज। केजरीवाल सरकार का शराब नीति पर यू टर्न। नई एक्साइज पॉलिसी पर बवाल के बाद बैकफुट पर केजरीवाल सरकार। लागू होगी शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था। राजस्थानी गुजराती समुदाय पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बड़ा बयान। कहा, ये चले गए तो मुंबई में नहीं बचेगा पैसा। बयान पर जबरदस्त बवाल। उद्धव ठाकरे ने भी साधा निशाना। 30 सितलवाड़ को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सेशन कोर्ट ने 30 सितलवाड़ और पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्री कुमार की जमानत याचिका की खारिज। पीएफआई को लगा बड़ा झटका। पीएफआई के कार्यक्रम पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। बीएचपी की मांग के बाद लिया गया बड़ा एक्शन। पहली खबर बंगाल कैश कांड से जुड़ी हुई है। शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ में एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ईडी दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। अर्पिता मुखर्जी ने ईडी के सामने बयान दिया है कि ये सारा पैसा पार्थ चटर्जी का है। इतना ही नहीं, पार्थ और अर्पिता के 3 कंपनियों से कनेक्शन भी सामने आए हैं। ईडी इन तीनों कंपनियों को लेकर भी पूछताछ करेगी। पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि पार्थ और अर्पिता ने मिलकर 2012 में कोलकाता के शांति निकेतन इलाके में एक फार्म हाउस खरीदा था। डॉक्टर साहब, ईडी एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे कर रही है। अब दोनों को आसपास आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। क्या कुछ नए खुलासे हुए? देखिए, सबसे बड़ा जो खुलासा इसमें हुआ है वो ये कि पार्थो चटर्जी इस बात के ऊपर अडिग है कि मैंने अकेले ये सब काम नहीं किया। अर्पिता लगातार उन डायरीज के बारे में बता रही कि किस तरीके से तृणमूल के नेताओं की भी इसमें मिली भगत थी। जितने भी इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुए, उन अपॉइंटमेंट्स में किसका किसका रोल था, कौन किसने पैरवी की थी, पैसा कहाँ से आया था, कितना पैसा आया था, कितना किस्तों में आया था, इस सब का हिसाब किताब उनके पास है। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा खुलासा बांग्लादेश से खबर आ रही है कि मालूम चल रहा है कि इनका नेक्सस न सिर्फ कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड में भी इन्होंने ज़मीन और इन्वेस्टमेंट किए हैं। मतलब ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली है, क्योंकि अब तक वो ईमानदारी की राजनीति करते आ रही थी, हवाई चप्पल और सफ़ेद साड़ी का झांसा दे रही थी। लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो रहा था और इन्होंने आंखें बंद करने का फैसला कर लिया था। जी बिल्कुल, और उम्मीद है कि कुछ और बड़े खुलासे अभी आने वाले वक्त में होंगे। तो दूसरी खबर शराब नीति को लेकर है। केजरीवाल सरकार ने शराब नीति पर यू टर्न ले लिया है। दिल्ली में अब पुरानी शराब नीति लागू होगी। नई शराब नीति में तमाम तरह की कमी पाई गई थी। एलजी ने नई शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच के भी आदेश दिए थे। जमकर हो हल्ला भी मचा था, पर अब दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लिया है। पुरानी आबकारी नीति 1 अगस्त से लागू होने जा रही है, पर एक्साइज पॉलिसी वापस लेना ये साफ दिखाता है कि सरकार की पॉलिसी में बड़ी गड़बड़ी थी। सरकार को सीबीआई का डर है, इसीलिए ये फैसला वापस लिया गया। आखिरकार क्यों अरविंद केजरीवाल यू टर्न में आ गए? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। जब सवाल उठे थे इस आबकारी नीति के ऊपर, क्या इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया वालों को टेप पहुंचाया था? हम भगत सिंह की औलाद हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं, हम सावरकर की औलाद नहीं हैं और सावरकर की औलादों से हम तो बिल्कुल नहीं डरेंगे। गिरफ्तारी का खतरा साफ मंडरा रहा है। आप अपने पापों को, नियम को बदल के या हटा के आप उससे बरी नहीं हो सकते। जिस तरह का इलीगल काम और खुला खेल फरूखाबादी, बीजेपी ने क्या कहा, 26,000 करोड़ रुपया
ये आम आदमी पार्टी इसमें कमाई इस घोटाले में। दिल्ली की जनता कह रही कि हर महीने कम से कम 1600-2000 करोड़ का जो है ये आम आदमी पार्टी के पास इन शराब माफिया से पैसा जा रहा था। ये केजरीवाल वही है, जब इसने पार्टी की शुरुआत की थी तो चंदा मांगता था, सबसे चंदा मांगता था। अब ये यूपी में भी चुनाव लड़ रहा, उत्तराखंड में भी लड़ रहा, गोवा में भी, पंजाब में भी चंदे की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? कहाँ से आ रहा है पैसा? ये दिल्ली को लूट के इसने अपना राजनीतिक भविष्य जो है इसने उज्जवल किया है। हिसाब किताब तो देना ही होगा। वैसे एक खुशखबरी मैं और दे दूं, जैन साहब को कोई राहत नहीं मिली, बेल रिजेक्ट हो गया और कोर्ट ने यह मान लिया है कि इनका ये जो कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन ये प्राइमा फेसी हवाला कांड में शामिल है। मनीष सिसोदिया के ऊपर ऑलरेडी बवाल मचा हुआ है। 1-2 केसेस और आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का एक आ रहा है जिसमें एक और मंत्री नपने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर केजरीवाल चारों तरफ से घिर गए हैं। राइट। तीसरी खबर एक बयान पर मचे बवाल से जुड़ी हुई है। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर महाराष्ट्र में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष और आम नागरिकों का कहना है कि गवर्नर ने राज्य का अपमान किया है। कोश्यारी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर गुजराती और राजस्थानी चले गए तो मुंबई में पैसा ही नहीं बचेगा और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी नहीं कहलाएगी। इस बयान पर एक सुर में नेता आलोचना करने के लिए उतर गए। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल कोश्यारी को मराठी लोगों से माफी मांगने को कहा। साथ ही एक विवादित बयान देते हुए कह दिया कि कोश्यारी ने बहुत कुछ देखा, अब कोल्हापुरी चप्पल भी देख ले। कोश्यारी का बयान कितना सही और कितना गलत, और उस पर उद्धव ठाकरे ने जो कटाक्ष किया है वो कितना सही? देखिए, जब बौने राजनीति में आते हैं तो यही सब होता है। एक तो गवर्नर साहब को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। गवर्नर साहब का यह दूसरा तीसरा इस तरह का बयान है और ये समझ में भी नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या मजबूरी है कि इस तरह के लोगों को आपको गवर्नर बना करके बिठा के रखना है। भाई, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में टैलेंटेड लोगों की कमी है क्या? आपने चुन चुन के ऐसे ऐसे लोगों को वहां बिठा दिया है जो पॉलिटिकली सेंसिटिव इलाका है और वहां पे आप इस तरह के बयान दिलवाओगे तो अपनी भद पिटवाओगे ही। तो पहली गलती तो गवर्नर साहब की है, उनको फौरन माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, अगर गवर्नर साहब ने इस तरह का बयान दे ही दिया तो एक सभ्य तरीका होता है कि आप उनसे कहें कि अपने सेंटेंस को वापस ले लें या भूल चूक अपना बता दें, माफी मांग लें। एक सभ्य तरीका होता है। उद्धव ठाकरे की स्थिति यह है कि रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया है। आप गवर्नर को कोल्हापुरी चप्पल दिखाएंगे? अब उद्धव ठाकरे के पास उस तरह का ना पावर है, ना ही संगठन है, ना ही ये साख बची है। लोग इस तरह के बयान पे हंस रहे हैं। जी बिल्कुल, तो भगत सिंह कोश्यारी के साथ साथ उद्धव ठाकरे को भी माफी मांगनी चाहिए। राइट। चलिए, अब चौथी खबर तीस्ता से तलवार से जुड़ी हुई है, जिसे कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात में 2002 के दंगों के सिलसिले में बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता से तलवार और पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी आरबी श्री कुमार की जमानत याचिका पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोनों को ही जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बता आपको तीस्ता पर कई आरोप लगे हैं जिससे उनका बच पाना अब काफी मुश्किल है। तीस्ता को कोर्ट से कितना बड़ा झटका? देखिए, तीस्ता को तो झटका लगना ही चाहिए। तीस्ता के लिए तो सारे रास्ते सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुना दिए थे कि भाई इसको जेल से बाहर मत आने देना, वो हिंदुस्तान के लिए खतरा है। लेकिन ये जो दिल्ली में बैठे हुए लुटियन गैंग है, ये सोनिया गांधी का कांग्रेसी इकोसिस्टम है, उनके लिए ये वज्रपात है। छाती पीट रहे होंगे ये लोग। इन लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बड़ा अन्याय हो गया। सोनिया गांधी की सहेली वो जेल के अंदर रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि सोनिया गांधी, अहमद पटेल, तीस्ता सितलवाड़ और इस तरह के तमाम बहुत सारे पत्रकार भी उसमें शामिल थे जो पिछले 20-25 साल से इसी फिराक में थे, कानूनी दांवपेच खेल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को किसी तरीके से जेल में डाल दें। लेकिन डिवाइन जस्टिस नाम का कोई चीज़ होता है,
एक तो बहुत सारे कुकर्म करने के चक्कर में इनके ऊपर केस लदा हुआ है और अब इनको जेल में ही सड़ना है और जेल में ही सड़ने देना चाहिए। जी, मतलब सोनिया की दोस्त को भी जेल में ही रहना चाहिए। बिल्कुल। चलिए आखिरी खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। आखिरी खबर पीएफआई पर बड़े एक्शन की। पीएफआई का आज दिल्ली में होने वाला कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। पीएफआई आज राजधानी दिल्ली के झंडेवालान में जन सम्मेलन करने वाला था। ये कार्यक्रम झंडेवालान के अंबेडकर भवन में 2:30 बजे से शुरू किया जाना था, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई है। विश्व हिंदू परिषद ने पीएफआई के कार्यक्रम को रोकने की मांग की थी। वीएचपी की तरफ से इस कार्यक्रम के विरोध में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भी लिखी गई थी। चिट्ठी में पीएफआई के कार्यक्रम को तुरंत रोकने की मांग की गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पर रोक लगा दी है। पीएफआई के कार्यक्रम पर रोक दिल्ली पुलिस का कितना बड़ा एक्शन। बिल्कुल, पीएफआई को तो इस देश में कहीं कार्यक्रम करने देना ही नहीं चाहिए। जहां जहां ये कार्यक्रम करता है वहां वहां पीछे पीछे वॉयलेंस आता है। ये कट्टरवादियों का संगठन है और इसके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगानी चाहिए। ये पता नहीं सरकार क्या मूड में है और क्यों अब तक इसके ऊपर बैन नहीं लगा है। हर जगह जहां कहीं भी आपने ये सुना होगा सरतन से जुदा वाला कहानी, उसके पीछे पीएफआई का नाम आ रहा है। और इनकी ये मजाल कि वो दिल्ली के अंदर बैठ करके वो कार्यक्रम करेंगे और पुलिस उसके ऊपर हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी। इसके लिए वीएचपी की जरूरत पड़ेगी कि भाई आप कंप्लेन करें क्या हो रहा है। दूसरी साथ इस के साथ एक और कार्यक्रम हुआ जिसमें देश भर के सूफी संत, जो इसको कहते हैं कि इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम अलग अलग धर्मावलंबी और उसमें ज़्यादा मौलवी मौलाना और सूफी संत लोग वहाँ पे थे। क्या हुआ, उस मीटिंग को जो अध्यक्षता वो जो उस मीटिंग की कर रहे थे वो डोभाल साहब कर रहे थे, एनएसए। और वहाँ पे एक स्वर में तमाम मुस्लिम उलमाओं और सूफी संतों ने ये मांग की कि पीएफआई के ऊपर बैन लगना चाहिए। किस बात की देरी हो रही है और लोगों की लाश गिरेगी तब सरकार इसको बैन करेगी या फिर बैन की कार्रवाई अतिशीघ्र शुरू कर देनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन 5 बड़ी खबरों पे अपनी राय धन्यवाद के लिए। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।